नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई क्लासेज पर। दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी, यूजीसी नेट ज्योग्राफी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच चल रहे हैं। अगर किसी को भी क्लास ज्वाइन करनी है तो वो प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के आई क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ कर के अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। यहाँ अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की, और राजस्थान ज्योग्राफी में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश चल रहे थे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश चल रहे थे। भौतिक प्रदेशों की अपनी बात चल रही थी, और राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो अपन पढ़ रहे थे हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। हरिमोहन सक्सेना ने 1994 में अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया था, और 4 भागों में अपना पहला ही भाग चल रहा था जिसका नाम है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल को वर्षा रेखा के आधार पर वापिस से 2 भागों में विभाजित किया गया था, और वो 2 भाग थे शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, और दूसरा कौन सा था? दूसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। फिर कल की क्लास में अपन ने ये देखा था कि शुष्क मरुस्थल को भी बालू का स्तूपों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। युक्त प्रदेश का मतलब होता है कि वहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा पाया था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। कल तक अपन यहां तक बात कर चुके थे। कल की जो अपनी क्लास थी वो इससे संबंधित क्लास थी। तो शुष्क मरुस्थल के बारे में अपन बात कर चुके हैं। शुष्क मरुस्थल जो 10 डिग्री सेंटीमीटर की वर्षा रेखा से 25 डिग्री सेंटीमीटर की वर्षा रेखा तक फैला हुआ है। आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल की, और अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी चलो इसको अलग स्लाइड में ही ले लेते हैं। तो आज अपन जिसकी बात करेंगे, जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो आज अपन जो बात करेंगे किसकी बात करेंगे? अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करेंगे। अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करेंगे। सबसे पहले अपन इसकी विशेषताओं को देखें तो अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है उसका विस्तार कहां से कहां तक है? उसका विस्तार कहां से कहां तक है? देखो, अपन बात किसकी करेंगे? अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि आपको अर्ध शुष्क मरुस्थल कहां मिलता है। यहां एक वर्षा रेखा अपन ने निर्धारित की थी। ये वर्षा रेखा थी 10 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के सहारे फैली हुई है। दूसरी जो वर्षा रेखा थी वो थी 25
सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, और 25 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा थी उसका ये भाग कहलाया शुष्क मरुस्थल। उसका ये भाग कहलाया शुष्क मरुस्थल। अब इस शुष्क मरुस्थल में ये वाला जो एक त्रिभुजाकार भाग था ये क्या था? ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश था, और जो व्हाइट डॉट वाला है वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश था। अगर अपन बात करें, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.5% पर था और ये 41.5% भाग पर फैला हुआ था। तो अपन ने कल क्या बात की थी? अपन ने बात की थी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। अब देखो, यहां जो 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, यहां से लेकर के यहां तक जो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा तक का जो भाग है वो क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। तो सबसे पहले अपन विस्तार की बात करें। अपन सबसे पहले विस्तार की बात करें तो विस्तार कहां से कहां तक है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक है। पहली बात क्लियर है? या अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये जो 50 डिग्री की जो वर्षा रेखा है ये किसके सहारे सहारे फैली हुई है? ये अरावली के सहारे सहारे फैली हुई है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि अर्ध शुष्क मरुस्थल का विस्तार 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा तक फैला हुआ है। वैसे भी अरावली राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये कई बार पूछा गया है कि अरावली के सहारे सहारे कौन सी वर्षा रेखा है? तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। तो यहां राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली जो वर्षा रेखा है वो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा होगी। राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली पर्वत है वो है अरावली, जिसकी अपन कल से बात स्टार्ट करेंगे। अब देखो, अब जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जो भाग है इसको नदी बेसिनों के आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया है। चार भागों में विभाजित किया गया है। अब यहां एक चीज समझना, अगर अपन बात करें शुष्क मरुस्थल की, तो शुष्क मरुस्थल का जो विभाजन है वो बालू का स्तूपों के आधार पर किया गया था। लेकिन अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है उसके विभाजन का जो आधार रखा है वो नदियों के अपवाह को रखा है। और नदियों के अपवाह की बात करें तो जो सबसे ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग है, इसको कहा जाता है घग्गर का मैदान। इसको कहा जाता है घग्गर का मैदान। तो पहला विभाजन किसके आधार पर किया गया? पहला विभाजन किया गया घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान, ठीक है। उसके बाद में यहां आ जाती है शेखावाटी मैदान। यहां पर आ जाता है शेखावाटी का मैदान। अब यहां पर्टिकुलर शेखावाटी का मैदान भी लिख सकते हैं, या आप यहां कांतली बेसिन भी लिख सकते हैं, या कांतली का मैदान भी लिख सकते हैं।
और जो कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है उसको तोरावाटी कहा जाता है। इस वजह से यहां आप तोरावाटी का मैदान भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट की अपन बात करें तो ये है नागौरी उच्च भूमि। ये क्या है? थर्ड नंबर है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। और लास्ट है लूणी बेसिन या लूणी का मैदान। लूणी का मैदान। और लास्ट वाला जो भाग है वो क्या है? वो है लूणी का मैदान। तो ये क्या है? ये है शेखावाटी मैदान। ये है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। और ये वाला भाग है लूणी नदी का मैदान। अगर आप आरएस मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आपको पूछ लिया जाए अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में, तो आप यहां से स्टार्ट करके ये डायग्राम इंट्रोडक्शन में बना के इसका आप क्लासिफिकेशन दे सकते हो। ठीक है। वनडे एग्जाम के हिसाब से बात करें तो एक तो क्वेश्चन बन जाता है कि अर्ध शुष्क मरुस्थल का विस्तार कहां से कहां तक है। तो विस्तार है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के बीच में, या 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा से अरावली तक। उसके बाद में यह भी पूछा जा सकता है कि अर्ध शुष्क मरुस्थल को किस आधार पर उपभागों में विभाजित किया गया है। तो आधार क्या याद रखना है? आधार रखना है आपको नदी बेसिनों के आधार पर। इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपर से चलेंगे, घग्गर का मैदान जो हनुमानगढ़, गंगानगर, अभी एक और नया जिला इसमें शामिल हो गया अनूपगढ़, फिर शेखावाटी, फिर नागौरी, फिर लूणी। अब एक इसकी विशेषता और है कि इसे क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान बांगर भी कहा जाता है। यह भी लिख सकते हैं, अर्ध शुष्क बोल सकते हैं, या यहां राजस्थान बांगर भी बोल सकते हैं। अब राजस्थान बांगर क्यों कहा जाता है? बांगर क्या होता है? बांगर एक प्रकार की जलोढ़ मृदा होती है। अपन जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उसमें देखा था कि खादर और बांगर क्या होती हैं? एक तो होती है खादर, एक होती है बांगर। अब ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही जलोढ़ मृदा हैं। जलोढ़ मृदा क्या होती है? वह मृदा जिसका निर्माण नदियों के अवसाद द्वारा किया गया है, जलोढ़ मृदा कहलाती है। क्लियर है यहां तक? अब देखो, जो जलोढ़ मृदा होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो नवीन जलोढ़ मृदा, मतलब हर साल नदियां नई मृदा को ला करके बिछा देती हैं, उसको तो कहा जाता है खादर। और जहां नदियां काफी समय तक नहीं पहुंचती हैं वो कहलाता है बांगर। तो यहां इस क्षेत्र को थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए तो बाकी क्षेत्र में नदियां साल भर यहां पहुंचती ही नहीं हैं। अगर कभी कभार अच्छी बारिश होती है तो फिर भी यहां नदियां आती हैं, लेकिन वो भी बहुत कम मात्रा में अवसाद लेकर के आती है, बहुत सीमित से क्षेत्र की से बह करके निकल जाती है। इस वजह से यहां पूरे मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार मिलता है। इस वजह से इसे राजस्थान के बांगर के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक चीजें क्लियर है ना भाई? यहां तक चीजें क्लियर है ना? उसके बाद में अपन एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे घग्गर के मैदान की, फिर शेखावाटी की, फिर नागौरी उच्च भूमि की बात करेंगे। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट ले और उसके बाद में वैसे आपको ये पीडीएफ
आज से टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। जिस दिन क्लास अपलोड होगी यूट्यूब के ऊपर, उसी दिन ये सेम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा अपन यहाँ फेर काम रखेंगे, इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा अपन फेर काम रखेंगे ताकि आपको पढ़ने में लास्ट में आसानी हो। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, घग्गर मैदान की। सबसे पहली बात तो यही है कि इस मैदान का निर्माण, इस मैदान का निर्माण इस मैदान का निर्माण घग्गर नदी के अवसादों से किया गया है, अवसादों से किया गया है। पहली बात, अगर घग्गर का मैदान है तो सीधी सी बात याद रखना, घग्गर के मैदान का निर्माण घग्गर नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के कारण किया गया है। दूसरी अगर बात करें तो ये मैदान फैला हुआ कहां कहां है, तो ये मैदान हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ जिलों में फैला हुआ है, जिलों में फैला हुआ है। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि इस भाग में राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई से कृषि की जाती है। तो थर्ड पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, इस भाग में राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, सर्वाधिक नहरी सिंचाई की जाती है, नहरी सिंचाई की जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा नहरी सिंचाई की जाती है। अब देखो, ये जो सर्वाधिक नहरी सिंचाई है वो किसके द्वारा की जाती है, इंदिरा गांधी नहर के द्वारा, इंदिरा गांधी नहर के द्वारा की जाती है। इतने पॉइंट आपको ध्यान रह जाएंगे। इसके अलावा यहां आप बात करोगे तो यहां नहरी सिंचाई अधिक होने के कारण कुछ क्षेत्रों में यहां सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब सेम की समस्या क्या होती है, अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण यहां सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है, सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब ये सेम की समस्या क्या होती है, सेम की समस्या उसे कहते हैं जब मृदा में जल की अधिकता हो जाती है, मृदा में जल इतनी मात्रा में चला जाता है कि मृदा आपको दलदली नजर आती है। मृदा आपको कैसी नजर आएगी, दलदली नजर आएगी। और सर्वाधिक सेम की समस्या की बात करें तो बड़पोला एक जगह है, बड़पोला क्षेत्र है, कहां पर है, हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में है। तो अधिक सिंचाई के कारण यहां सेम की समस्या हो गई है। सेम की समस्या आप ऐसे ही समझ लो
कि भाई उस मृदा में अब और पानी ग्रहण करने की क्षमता नहीं बची है, और पानी ग्रहण करने की समस्या नहीं बची है, उसको कहा जाता है सेम की समस्या। जैसे सेम की समस्या प्रभावित इलाकों में आप देखोगे तो आपको जो मृदा में पानी है वो ऊपर तैरता हुआ सा दिखाई देगा। उस वजह से जो फसलों की जड़ें हैं वो गल जाती हैं और वहां फसलें नहीं हो पाती हैं। और विशेषताओं की अगर यहां अपन बात करें, और विशेषताओं की अपन यहां बात करें तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक खट्टे फलों की खेती होती है। खट्टे फलों की खेती होती है। मतलब यहां जो माल्टा है उसकी खेती बहुतायत में की जाती है गंगानगर हनुमानगढ़ रीजन में। और यहां ये जो खट्टे फलों की खेती है ये सबसे ज्यादा कहां की जाती है? ये की जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु में। भूमध्य सागरीय जलवायु में, सागरीय जलवायु में। अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो भूमध्य सागरीय जलवायु को सबसे ज्यादा अनुकूल जलवायु मानी जाती है। और पूरे विश्व में बात की जाए कि खट्टे फलों की सर्वाधिक खेती कहां होती है तो भूमध्य सागरीय जलवायु में होती है। अब समस्या यह आती है कि यह भूमध्य सागरीय जलवायु आपको कहां मिलती है? तो आपने ये देखा होगा, पूरा मैप नहीं बनाएंगे। ये क्या है? अफ्रीका है। ये क्या है? अफ्रीका है। और अफ्रीका के ऊपर वाला भाग कौन सा है? अफ्रीका के ऊपर वाला भाग है भूमध्य सागर। ऊपर वाला भाग कौन सा है? भूमध्य सागर। जब अपन पढ़ रहे थे पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तब अपन ने देखा था ना कि भूमध्य सागर कहां है? तो भूमध्य सागर अफ्रीका के ऊपर है और यहां से शुरू हो जाता है यूरोप। यहां से शुरू हो जाता है यूरोप। तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये किस में शामिल होता है? ये शामिल होता है भूमध्य सागरीय जलवायु में। तो क्या लिखोगे कि भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के आसपास देखने को मिलती है और इसी में सबसे ज्यादा सर्वाधिक खट्टे फलों की खेती की जाती है। क्लियर है यहां तक? अब अपन बात कर लेते हैं घग्गर नदी की। यह भी अपने को जानना जरूरी है भाई, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। घग्गर नदी, कोई भी नदी जहां से निकलती है उसका उद्गम होता है और उद्गम होता है इसका कालका की पहाड़ियों से। कालका की पहाड़ियों से। और ये कालका की पहाड़ियां कहाँ है? ये हैं हिमाचल प्रदेश में। तो वैसे राजस्थान के संदर्भ में घग्गर नदी का उद्गम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप समझना कि घग्गर नदी का जो उद्गम है वो कालका की पहाड़ियां जो हिमाचल प्रदेश में हिमालय का भाग है वहां से ये नदी निकलती है। और इसका मुहाना क्या है? इसका मुहाना क्या है? उद्गम क्या होता है? जहां से किसी नदी का उद्गम होता है। मुहाना क्या होता है? जहां पर कोई नदी जाकर के गिरती है। जहां पर कोई नदी जाकर के गिरती है। अब ये नदी कहीं नहीं गिरती है तो ये है आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह के कारण इसका कोई मुहाना नहीं है। अब ये राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? यहां से क्वेश्चन आता है। राजस्थान में प्रवेश, क्योंकि अपन तो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में अगर जिला पूछा जाए तो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के कहां से क्षेत्र में? टिब्बी में।
हनुमानगढ़ के टीबी में घग्गर नदी सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करती है। और बाहर कहां से निकलती है? बाहर पहले तो गंगानगर से निकलती थी, लेकिन अब निकलती है अनूपगढ़ से। अब निकलती है अनूपगढ़ से, राजस्थान से बाहर। कहां से निकलेगी? अनूपगढ़ से निकलेगी। यहां यह ध्यान रखना है कि इसका उद्गम का कोई फिक्स नहीं है। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो ये पाकिस्तान तक चली जाती है, और अगर बारिश कम होती है तो ये कभी कभार हनुमानगढ़ गंगानगर तक ही सीमित रह जाती है। तो ये सारी की सारी आपको विशेषताएं ध्यान रखनी है किसकी? घग्गर के मैदान की। पहली बात, सिंपल तरीके से याद रखो कि जो घग्गर का मैदान है तो घग्गर नदी से ही बना है। हाँ, एक चीज यहां और लिख सकते हो कि घग्गर का जो अपवाह क्षेत्र है उसको हनुमानगढ़ में पाट प्रदेश कहा जाता है या नाली कहा जाता है। घग्गर नदी के पाट को, घग्गर नदी के, यहां लिखता हूं मैं ना, घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। ये चीज भी आप ध्यान रखना। अब देखो, सीधी सीधी सिंपल बात करनी है। घग्गर के मैदान का निर्माण घग्गर नदी से हुआ है। घग्गर नदी मुख्य रूप से पहले 2 जिलों में बहती थी, और अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए तो 3 जिलों में बहती है। 2 की बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती थी, और नवीन आंकड़ों की बात करें तो वो अभी अनूपगढ़ में भी बहती है। तो घग्गर के मैदान में शामिल जिले 3 हैं। उसके बाद में अपन बात करें कि घग्गर जो नदी है वो कालका की पहाड़ियां जो हिमाचल प्रदेश में है वहां से निकलती है, राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी स्थान से प्रवेश करती है, और अनूपगढ़ से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये उसकी बात हो गई। अगर उद्गम पूछा जाए तो कालका की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश, और अगर मुहाना पूछा जाए तो ये बता देना कि ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, ये किसी सागर झील में जाकर के नहीं गिरती है। उसके बाद में यहाँ की 2-3 विशेषताएं और याद रखना कि एक तो यहाँ इंदिरा गांधी नहर होने के कारण यहाँ सर्वाधिक नहरी सिंचाई क्षेत्र है। राजस्थान का सर्वाधिक नहरी सिंचाई कहाँ होती है? गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है। अब अधिक सिंचाई के कारण यहां क्या है? सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है। मतलब यहां की मृदा अब इतनी सक्षम नहीं रही कि वो जल को ग्रहण कर सके, और मृदा की सतह के ऊपर जल की एक परत तैरती हुई आपको दिखाई देती है। मुख्य तौर पे सेम की समस्या अधिक सिंचाई के कारण उत्पन्न होती है। अगर सर्वाधिक सेम की समस्या पूछी जाए तो हनुमानगढ़ के बड़ा पेला है भैया, हनुमानगढ़ के बड़ा पेला है। हनुमानगढ़ के बड़ा पेला क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। वैसे सामान्य तौर पे देखा जाए तो इंदिरा गांधी नहर के सहारे जितने भी खेत हैं उनमें सब में सेम की समस्या देखी जाती है। तो एक तो बात क्या है? घग्गर नदी हो गई, 3 इसमें जिले हो गए, सर्वाधिक नहरी सिंचाई हो गई। सर्वाधिक नहरी सिंचाई के कारण सेम की समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरी यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ खट्टे फलों की खेती की जाती है। मुख्य रूप से जो मौसमी और माल्टा होते हैं वहाँ वैसे फलों की यहाँ खेती की जाती है। अगर विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा खट्टे फलों की खेती भूमध्य सागरीय जलवायु में की जाती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु आपको कहां मिलेगी? भूमध्य सागर के आसपास मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में
आपको इतनी चीजें आपको यहां ध्यान रखनी है घग्गर के मैदान की। उम्मीद है कि कोई दिक्कत यहां नहीं आएगी। अब अपन दूसरा करते हैं शेखावाटी मैदान की। अब नंबर 2 किसकी बात करेंगे? अब नंबर 2 अपन बात करेंगे शेखावाटी के मैदान की। शेखावाटी के मैदान की बात करेंगे। अब देखो, पहली विशेषता तो यही है, पहले तो इसकी स्थिति देखेंगे अपन। स्थिति से आपको बहुत कुछ चीजें पता चल जाएगी। अपन बात करेंगे शेखावाटी के मैदान की। तो शेखावाटी का मैदान घग्गर के मैदान और नागौरी उच्च भूमि के बीच में है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते कि इसके उत्तर में घग्गर का मैदान है, दक्षिण में नागौरी उच्च भूमि है, पश्चिम में 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है और पूर्व में 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा या अरावली है। तो सबसे पहले अपन इसकी स्थिति देख लेते हैं। स्थिति अपन देखें, स्थिति यहां देख लेते हैं अपन। इसकी अपन स्थिति देखें तो उत्तर में कौन है? उत्तर में कौन है? उत्तर में है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान, बात क्लियर है? नीचे क्या है? नीचे है नागौरी उच्च भूमि। ये कहां है? ये है दक्षिण में। ठीक है। अब पूर्व में क्या है? ये दोनों नाम उस साइड लिख रहा हूं ना। अब क्या है? पूर्व में है। पूर्व में क्या है? पूर्व में ये है 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है एक तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, और दूसरा यहां क्या है? दूसरा यहां आपको मिल जाएगी अरावली। दूसरा यहां क्या मिल जाएगी आपको? अरावली। और ये क्या है? ये है उत्तर और ये है दक्षिण, और इसके बीच में क्या है? ये वाला सारा का सारा भाग है शेखावाटी मैदान का। लिख सकते हो? स्थिति बहुत आराम से लिख सकते हो ना। जिन लोगों का प्री क्लियर हो जाता है आरएस में, उसके बाद में अपने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे मेंस के हिसाब से, और उसमें इसी तरीके से आंसर राइटिंग आपको सिखाई जाएगी। पॉसिबल हुआ तो हम इसकी बुक भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको इंक्लूड करते हुए जो भी संभावित पर्सन बन रहे हैं उनकी भी। ठीक है। तो सबसे पहले स्थिति की बात करें तो शेखावाटी के मैदान के उत्तर में घग्गर का मैदान, दक्षिण में नागौरी उच्च भूमि, पूर्वी सीमा इसकी निर्धारित होती है अरावली या 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा, और पश्चिमी सीमा इसकी निर्धारित होती है 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के द्वारा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट की अपन बात करें तो यहां जिले कौन कौन से आते हैं? यहां जिले आते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। पहले 3 आ रहे थे, अब एक और बन गया तो नीम का थाना भी आने लग गया। ठीक है, जिले आ गए। अब यहां की विशेषताओं की बात करें तो यहां की जो सबसे प्रमुख नदी है, यहां की सबसे प्रमुख नदी है वो है कांतली। सबसे
यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है कांतली। इस वजह से इसे कांतली का मैदान भी कहा जाता है। इसे कांतली का मैदान या तोरावाटी क्षेत्र, तोरावाटी का मैदान या शेखावाटी का मैदान, तीनों नामों से जाना जाता है। तीनों नामों से जाना जाता है। अब देखो प्रमुख नदी क्या है, कांतली है, और कांतली के अपवाह क्षेत्र को, कांतली के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। तोरावाटी कहा जाता है। और विशेषताओं की बात करें तो जो कांतली है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह की नदी है। इसके अलावा बात करें तो ये वर्षा के समय जीवित होती है या वर्षा काल में जीवित होती है। ये लिखोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। क्लियर है यहां तक? इतनी बात क्लियर है ना भाई? अब देखो, अब शेखावाटी मैदान की बात करें तो यहां आपको कच्चे कुएं देखने को मिलते हैं और कुछ जगह पक्के कुएं देखने को मिलते हैं। तो यहां देखो बात करें कच्चे कुएं, कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। जोहड़ कहा जाता है। और पक्के कुओं को, पक्के कुओं को नाड़ा कहा जाता है। नाड़ा कहा जाता है। एक और विशेषता, विशेषता क्या है कि शेखावाटी में मिलने वाले कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है और पक्के कुओं को नाड़ा कहा जाता है। अब अगर यहां बात करें, अब यहां बात करें फसल की, यहां बात करें फसल की, तो यहां फसल होती है ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में यहां फसल होती है खरीफ की, और शीतकाल में, शीतकाल में यहां फसल होती है रब्बी की। लेकिन जो खरीफ है ये वर्षा पर निर्भर है, ये वर्षा पर निर्भर है और ये सिंचाई द्वारा की जाने लगी है, सिंचाई द्वारा की जाने लगी है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक और बात करते हैं अपन कि शेखावाटी मैदान में आपको बरखान बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। शेखावाटी में, शेखावाटी में बरखान बरखान बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। आपसे आज के बाद में मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप व्हाट्सएप में कमेंट सेक्शन में दोगे और वहां अगर आपको कोई दिक्कत हो तो उसको वापस से उत्तर दिया जाएगा। लेकिन वो बातचीत व्हाट्सएप के ऊपर ही, सॉरी व्हाट्सएप नहीं, यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन होता है वहां आपको
उसका आंसर देना है रोज एक क्वेश्चन का। अब देखो, शेखावाटी में बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अपन ने पढ़ा था कि बरखान जो बालू का स्तूप होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, बालू का स्तूप होते हैं। इनकी सारी की सारी डिटेल से अपन ने विशेषताएं देखी थी, इनकी विशेषताएं अपन ने देखी थी भाई। ये क्या हैं, ये बरखान बालू का स्तूप हैं। तो ये कैसे होते हैं, बरखान बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार होते हैं। ये कहां कहां मिलते हैं, ये मिलते हैं ओसिया, ओसिया, जोधपुर, भालेरी, चूरू और शेखावाटी में कहां मिलते हैं, ये आपको बताना है। शेखावाटी में सबसे ज्यादा बरखान बालू का स्तूप कहां मिलते हैं, ये चीज आपको बतानी है। क्लियर है? और इसी का आंसर आपको कमेंट करना है। अब देखो, शेखावाटी में सबसे ज्यादा बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। शेखावाटी का चूरू एकमात्र ऐसा स्थान है, शेखावाटी का चूरू एकमात्र ऐसा जिला है जहां कोई नदी नहीं है, चाहे वो बरसात के समय हो चाहे वैसे हो, जहां कोई नदी नहीं बहती है। ये लो जी, ये अपना हो गया शेखावाटी। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, स्थिति आपको जब मैप बनाओगे तब आसानी से पता चल जाएगी कि इसके उत्तर में घग्गर का मैदान है, दक्षिण में नागौरी उच्च भूमि है, इसकी एक सीमा जो पूर्वी सीमा है वो अरावली या 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है और पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित होती है। ये हो गई स्थिति को लेकर के। अब किसी भी क्षेत्र की या किसी भी मैदान की कुछ विशेषताएं होती हैं, और वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जैसे एक तो यहाँ जिले कौन से हैं शेखावाटी में, एक तो आ जाएगा सीकर, चूरू, झुंझुनू तो थे ही थे, एक बन गया नीम का थाना। इसके अलावा यहाँ कुछ कच्चे कुएं होते हैं, उनको जोहड़ कहा जाता है, और पक्के कुओं को नाड़ा कहा जाता है। यहाँ की एकमात्र प्रमुख नदी है वो है कांतली नदी, और कांतली नदी भी बारिश के समय जीवित होती है, बाकी आपको कांतली नदी भी दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ जो कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है उसको तोरावाटी कहा जाता है। इस वजह से इस मैदान को शेखावाटी के नाम से, तोरावाटी के मैदान के नाम से और कांतली के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस क्षेत्र की एक और बड़ी विशेषता है कि यहां जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बरखान। और बरखान कहां कहां मिलते हैं, एक तो ओसिया में मिलते हैं, एक भालेरी में मिलते हैं, और शेखावाटी में कहां मिलते हैं इसका आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी विशेषताएं थी शेखावाटी के मैदान की। ठीक है, कोई दिक्कत भाई, आ रही है चीजें समझ में? अब अपन किसकी बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे नागौरी उच्च भूमि की। नदी द्वारा निर्मित इन मैदानों के बीच में आपको कुछ एक ऊंचा क्षेत्र दिखाई देता है जिसको नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। पहले तो आप इसकी स्थिति देख लो, शेखावाटी मैदान के दक्षिण में, लूणी बेसिन के उत्तर में,
पूर्व में 50 सेंटीमीटर, पश्चिम में 25 सेंटीमीटर। तो अब अपन किसकी बात करेंगे? अब अपन बात करेंगे नंबर 3 और नागौरी उच्च भूमि की। नागौरी, राइटिंग अच्छी लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पीडीएफ में समझ में आ जाए, और राइटिंग अपनी है खराब। नागौरी उच्च भूमि। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी स्थिति को लेकर के, स्थिति को लेकर के। तो इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में है, इसके उत्तर में है भाई शेखावाटी का मैदान। शेखावाटी का मैदान, ठीक है। फिर इस साइड अपन बात करें तो यहां क्या है? ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। या इसके साथ ही मैं एक चीज और बना रहा हूं, वो आप भी बना लेना, इसके आसपास ही बना रहा हूं मैं। ये क्या है? ये है अरावली। आप अच्छे से बना सकते हो ना? ये है अरावली, ठीक है। इसके अलावा आपको इधर मिलेगा क्या? इधर मिलेगा 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, वर्षा रेखा। और नीचे क्या मिलेगा? नीचे आपको मिलेगी लूणी बेसिन, ये लो। और इसको अपन बोल देंगे नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। अब बढ़िया लग रहा है ना? ऐसे बुक में नोट्स भी बनाओगे तो ऐसे अच्छी फीलिंग आएगी, और जब फीलिंग अच्छी आती है तो पढ़ने का मन भी करता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ की ज़्यादा कुछ विशेषताएं नहीं है। पहली बात तो ये चट्टानी धरातल है, यहाँ चट्टानी धरातल की अधिकता है। चट्टानी धरातल की अधिकता है, ठीक है। इसके अलावा यहां आपको एक तो पाई जाती है अवसादी चट्टानें, यहां एक तो पाई जाती है अवसादी चट्टानें, और दूसरी यहां पाई जाती हैं कौन सी? रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें। अब जो रूपांतरित चट्टान वाला क्षेत्र है वहां आपको मिलता है संगमरमर। एक और दे दे क्या आपको क्वेश्चन कि संगमरमर का निर्माण किसके बदलने से होता है? जब चूना पत्थर या डोलोमाइट अत्यधिक ताप और दाब के संपर्क में आते हैं तो उसका परिवर्तित रूप क्या कहलाता है? संगमरमर कहलाता है। तो चूना पत्थर और डोलोमाइट क्या है? चूना पत्थर और डोलोमाइट है अवसादी चट्टानें। जब चूना पत्थर या डोलोमाइट अत्यधिक ताप और दाब के संपर्क में आता है तो बन जाता है संगमरमर। और संगमरमर आपको सबसे ज्यादा कहां मिलता है? आपको पता ही है, मकराना में। कहां मिलता है? मकराना में मिलता है, ठीक है। अब आते हैं अपन अवसादी चट्टानों पर। अब यहां जो अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं वहां पाया जाता है जिप्सम। वहां क्या पाया जाता है? जिप्सम पाया जाता है। और जिप्सम से क्या बनता है? जिप्सम से बनती है सीमेंट। जिप्सम से क्या बनती है? सीमेंट बनती है। और ये जिप्सम आपको सबसे ज्यादा कहां मिलता है? जिप्सम आपको मिलता है गोठ मंगलोद या गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद और भदवासी। भादवासी नहीं है भाई, भादवासी तो सिक्कर के पास एक गांव है।
तो सबसे ज्यादा जो जिप्सम का आपको जमाव मिलता है वो गोट मंगलोद या भदवासी में मिलता है। इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे जब राजस्थान की खनिज संपदा को पढ़ेंगे। इसके अलावा यहां एक और समस्या ही बोल सकते हैं, विशेषता तो क्या बोल सकते हैं, यहां का जो पानी है, यहां का जो पानी है, पानी में यहां फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। अब फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से यहां क्या हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। अब ये जो फ्लोरोसिस रोग है, इससे क्या होता है, इससे आदमी की जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं, हड्डियां मुड़ जाती हैं, और हड्डियां मुड़ने के कारण इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हड्डियां मुड़ जाने के कारण इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी कहा जाता है, कुबड़ पट्टी कहा जाता है। और ये कुबड़ पट्टी कहां से कहां तक है, ये कुबड़ पट्टी है नागौर से अजमेर तक, ये कुबड़ पट्टी है, ये नागौर से अजमेर तक है। ये लो जी भाई, ये विशेषता हो गई नागौरी उच्च भूमि की। हाँ, स्क्रीनशॉट ले, अब कोई छोटी सी 2-4 लाइनें और हैं। ठीक है, तो पहला घग्गर का मैदान, दूसरा शेखावाटी, तीसरा नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि की स्थिति तो आप मैप बनाओगे तो ध्यान रह जाएगी। इसके अलावा यहाँ एक तो सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ बलुई मृदा कम, चट्टानी धरातल ज्यादा देखने को मिलता है। अब चट्टानी धरातल ज्यादा देखने को मिलता है तो यहाँ 2 प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। एक तो सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान वाले स्थानों में आपको जिप्सम मिलता है, और जिप्सम सीमेंट बनाने के काम में लिया जाता है। और सबसे ज्यादा जो जिप्सम के भंडार मिलते हैं वो नागौर में गोट मांगलोद और भदवासी में मिलते हैं। इसके अलावा यहां जो दूसरी चट्टान मिलेगी वो मिलेगी आपको रूपांतरित, और रूपांतरित चट्टान वाले क्षेत्रों में आपको संगमरमर मिलेगा, और वो मिलेगा मकराना में। और मकराना का जो संगमरमर है वो विश्व प्रसिद्ध है। इनको डिटेल से अपन देख लेंगे कब, जब राजस्थान के खनिज पढ़ेंगे तब। चौथा और लास्ट, और पहले भौतिक प्रदेश का भी लास्ट, लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। सबसे पहले स्थिति देखेंगे, देख लो भाई, पहले देखो उसके बाद में इसको लिखते हैं। इसके दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, ठीक है। अब लिखते हैं इसकी स्थिति। स्थिति लिखेंगे, इसके उत्तर में है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। इसके इधर है क्या, अरावली, इधर क्या है, अरावली। और अरावली के सहारे सहारे ही क्या है, अरावली के सहारे सहारे ही है 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। और दक्षिण में इसके क्या आ जाता है,
पूर्व में इसके क्या आ जाता है, पूर्व में इसके आ जाता है 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, और दक्षिण में क्या आ जाता है, दक्षिण में आ जाता है दूसरा राज्य, दक्षिण में आ जाता है दूसरा राज्य। तो नागौरी उच्च भूमि की बात करें, सॉरी अपन बात करें लूणी बेसिन की, तो लूणी बेसिन के उत्तर में क्या है, नागौरी उच्च भूमि, पूर्व में क्या है, अरावली या 50 सेंटीमीटर की वर्षा, पश्चिमी सीमा इसकी 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित होती है। अब जो लूणी बेसिन है इसको गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगर जिलों की बात करें तो पाली, जालोर, सांचौर और क्या आएगा, जोधपुर, इसमें आते हैं। यहाँ की प्रमुख जो नदी है वो आपको पता ही है, कौन सी है, लूणी नदी। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इसमें, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इसमें। क्लियर है स्थिति? तो आज जो राजस्थान का अर्ध शुष्क प्रदेश है वो भी कंप्लीट होता है। कल अपन जो पढ़ेंगे वो अरावली को पढ़ेंगे। तो यहां तक क्लियर है? सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे कल की। थार के मरुस्थल आज अपना कंप्लीट होता है। थार के मरुस्थल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है। विभाजन का आधार वर्षा रेखा को रखा जाता है। उसके बाद में शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में और अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब अपन यहाँ अर्ध शुष्क की बात करेंगे। इसको राजस्थान बांगर भी कहा जाता है। इसको 4 उपभागों में विभाजित किया जाता है। उपभागों के विभाजन का आधार नदी बेसिन को रखा है। तो पहला क्या है, घग्गर का मैदान है, दूसरा शेखावाटी का मैदान है, तीसरा नागौरी उच्च भूमि है और चौथा लूणी बेसिन है। ठीक है, सभी लोगों से हर बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले नहीं की थी, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आपके शेयर करने से थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, इससे भी हमें खुशी मिलती है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कल एक क्लास में ही अपन ने बात कर ली थी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। जो भी हमारे साथी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी या चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट या आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट, सभी एग्ज़ाम का हमारे पास हैंड रिटन स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और सभी के लाइव और रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है और सभी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी विथ वीडियो सॉल्यूशन होती है। किस लेवल की होती है वो आप YouTube के ऊपर 6-7 जो टेस्ट हैं उनके वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं। अगेन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।